नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे आज थोड़ा लेट हो गया तो बिना इंट्रो के सीधे वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट HJT-36 इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके है। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए एक इंडिजिनस इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर को डेवलप करने के लिए इसको HAL की तरफ से बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी सारे इशू सामने आने लगे थे और ये ज़रूरी फ्लाइट ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। फिर इसके बाद लगभग 3 साल लगे, जिस दौरान इसकी एरोडायनामिक स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत बदलाव किए गए और इसकी रियर फ्यूसेलाज सेक्शन में और रडार सेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे और इसी वजह से इसकी ट्रायल में और ज़्यादा डिले होने लगा था। पर इन सभी चेंजेस के बाद जब इसकी इनिशियल स्पिन ट्रायल को कंडक्ट किया गया था तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे पाए गए थे और अभी HAL का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इसकी फाइनल ट्रायल को कंडक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फॉर्मली इसके लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। इसकी पहली ट्रायल को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2022 की जुलाई या जून के बीच करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसके बाद 2023 में इसकी यूजर ट्रायल को शुरू किया जाएगा, जिसके बाद HAL के मुताबिक 2024 और 2025 के बीच इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। अभी इसमें रशियन NPO सैटर्न AL-45 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आगे चल के इसमें STFE-25 इंजन का इस्तेमाल होने वाला है, जो कि हमें लगभग 25 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोवाइड करने वाला है, जबकि अभी इसमें जो AL-55 इंजन का इस्तेमाल होता है वो 17 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को प्रोवाइड कर सकता है। अब अगला अपडेट निर्भय मिसाइल को लेकर एक छोटा सा अपडेट होने वाला है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी निर्भय मिसाइल को सफलता के साथ टेस्ट किया गया था और इसको लेके कुछ मीडिया रिपोर्ट भी सामने आई थी, लेकिन आज एक टॉप डिफेंस साइट के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। अब जब DRDO की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है तो इस बात को अभी फेक बताने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन कल हमारे CM मिस्टर नवीन पटनायक की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने DRDO को निर्भय मिसाइल की सक्सेसफुल ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए बधाई दी थी। और जहां तक मुझे लगता है कि इसी के बाद ही सभी मीडिया एजेंसीज की तरफ से इस न्यूज को बताना शुरू किया गया था। अब फिलहाल DRDO की तरफ से अभी तक कुछ भी स्पेसिफिक बताया नहीं गया कि कल निर्भय मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी या फिर नहीं किया गया था। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेके है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर अपने पुराने हो रहे आर्टिलरी गन्स को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया, जिसके अंदर अभी लगभग 1580 के आसपास नए आर्टिलरी गन्स को इंडियन आर्मी में शामिल करने का प्लान किया गया। हालांकि इसको लेके अभी थोड़ा डिस्कशन चल रहा है कि इसमें ATGs को शामिल किया जाएगा या फिर इम्पोर्टेड गन्स को या एथॉस गन्स को इसमें इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी लगभग 2000 के आसपास गन टोइंग व्हीकल को खरीदने का फैसला भी किया जा रहा है। नॉर्मली हमारे जितने भी टोड आर्टिलरी गन्स होते हैं उनको व्हीकल की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और अभी ये जो नए व्हीकल खरीदे जाएंगे हमारे पुराने हो रहे क्रैच या स्नेकिया व्हीकल को रिप्लेस करने वाले हैं, जिसको अभी हम लोग 130 mm की गन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए अभी आर्मी की तरफ से वेडनेसडे को RFI को इशू किया गया था, जिसमें आर्मी की तरफ से इंडियन वेंडर्स को सिलेक्ट करने का एम रखा गया है और इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आर्मी की तरफ से अभी 5 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। ये जो व्हीकल होने वाले इसमें कम से कम 50% के आसपास इंडियन सिस्टम होना जरूरी है। साथ ही इनको हम हमारे टोड आर्टिलरी गन्स को खींचने के लिए इस्तेमाल करने वाले, तो इस वजह से इनकी जो कैपेसिटी होने वाली है वो लगभग 20 टन के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ATGs गन है अगर इसको खरीदा जाता है तो इसका वजन लगभग 15 टन से लेकर 18 टन के आसपास होने वाली है। तो उसी हिसाब से अभी इसको खरीदने का प्लान किया जा रहा है, वरना नॉर्मली जो 155 mm के आर्टिलरी गन्स होते हैं उनका वजन 15 टन से कम होता है या उसी के आसपास होता है। लेकिन इनको अभी इन गन के साथ साथ एमुनेशन को, क्रू मेंबर्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इनको लगभग हर तरीके की टेरेन में ऑपरेट किया जाएगा, जिस वजह से लद्दाख से लेकर राजस्थान तक ये आसानी से ऑपरेट करने चाहिए, जो कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसके अलावा हमारे धनुष गन के लिए और अपग्रेडेड सारंग गन के लिए भी सेपरेटली 424 व्हीकल को खरीदने का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें भी सेम कैटेगरी के व्हीकल खरीदे जाने वाले हैं, जिस वजह से आगे चल के इनके मेंटेनेंस करने में हमको आसानी होने वाली है। इसके अलावा ATGs को लेकर भी एक छोटा सा अपडेट है। आप सभी को पता होगा कि ATGs का भी फाइनल ट्रायल शुरू किया गया था, तो आज भारत फौज की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी में ये ट्वीट करके बताया गया कि ATGs अभी हाई अल्टीट्यूड ट्रायल को सफलता के साथ कंप्लीट कर चुका है, लेकिन फिलहाल इसको अभी इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। और मेरे हिसाब से शायद इसकी एक और डेजर्ट ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसको आर्मी में शामिल करने के बारे में सोचा जा सकता है, वरना मंगल ग्रह अभी भी खाली पड़ा है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि कुछ ही दिन पहले ये खबर सामने आया था कि INS विक्रांत की सी ट्रायल अभी थोड़ा डिले होने वाला और मानसून खत्म होने के बाद ही इसकी सी ट्रायल को शुरू किया जाएगा। ओरिजिनली इसको 2021 के एंड तक ही ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी ऐसा लगने लगा है कि इसकी इंडक्शन यहाँ पे 2022 तक डिले हो सकता है। पर हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि भारत 2022 की शुरुआत में ही INS विक्रांत को नेवी में शामिल करने वाला है। और जहां तक लगता है कि इसको 26 जनवरी के अवसर पर नेवी में शामिल किया जा सकता है या फिर इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर यानी कि 15 अगस्त को इसको नेवी में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि INS विक्रांत को हमारी इंडिपेंडेंस की 75 साल पूरे होने के अवसर पर नेवी में शामिल किया जाएगा, जिससे ज्यादा चांसेस तो यही लग रहा है कि इसको 15 अगस्त को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अभी नेवी के लिए लगभग 44 से 45 नए वॉरशिप्स को भी बनाया जा रहा है, जिनको आने वाले कुछ सालों के अंदर ही इंडियन नेवी में शामिल किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सभी को याद होगा चाइना के साथ चल रही फेस ऑफ के दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से पांगोंग लेक में ऑपरेट करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड बोट को खरीदने के लिए एक ऑर्डर को दिया गया था और कुछ ही दिन पहले इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अभी इन बोट्स की डिलीवरी करना शुरू किया जा सकता है। और अभी इसकी डिलीवरी होने से ठीक पहले ही आर्मी की एक डेलीगेशन टीम भी वहां पर प्री डिलीवरी चेकअप करने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की विजिट पर गई हुई है। ऐसे अभी टोटल 12 हाई परफॉर्मेंस बोट के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर दिया गया था, जिसकी कीमत लगभग 65 करोड़ के आसपास की थी। और अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक आर्मी को इस तरीके की पहली बोट को जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर ही डिलीवर किया जाएगा, जिसके बाद अभी 4 और एडिशनल बोट है जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। अभी इनको चेक करने के लिए आर्मी की इंजीनियरिंग टीम के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह गोवा शिपयार्ड के विजिट पर गए हुए थे, जहां पर इन बोट्स को चेक करने के अलावा आर्मी की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बारे में भी डिस्कशन किया गया था, जो कि आगे चल के बनाए जाने वाले बोट्स के लिए काफी मायने रखने वाले। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि आर्मी अभी होवरक्राफ्ट और इंटरसेप्टर बोट्स को भी आगे चल के खरीदने वाली, जिनको मेनली पांगोंग लेक के इलाके में चाइनीज हाई स्पीड बोट को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। और ये जो 12 स्पेशलाइज्ड बोट के लिए अभी ऑर्डर को प्लेस किया गया था, इनको चाइना की टाइप 9 to 8B हैवी बोट्स को काउंटर करने के लिए खरीदा जा रहा है, जबकि इसके अलावा 17 एडिशनल फ्लैट बॉटम बोट्स के लिए भी आर्मी की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जो कि क्विक रिएक्शन रोल में डिप्लॉय किए जाएंगे। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट्स को लेके। अब जब से चाइना की तरफ से अपने PCL सीरीज की लॉन्ग रेंज की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में डिप्लॉय किया गया है, उसके बाद से आप सभी के मन में सवाल रहा है कि क्या भारत के पास ऐसी कोई रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद है जो कि चाइना के सिस्टम को काउंटर कर सकता है। अब इसका एक ही जवाब है, जो कि पिनाका रॉकेट की Mark 3 वर्जन है, जो कि ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन आज DRDO की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया गया कि 24 और 25 तारीख को DRDO की तरफ से पिनाका रॉकेट की एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है। इसको चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से फायर किया गया था और इस दौरान टोटल 25 पिनाका रॉकेट्स को क्विक रिएक्शन मोड में फायर किया गया था, जिस दौरान सभी रिक्वायर्ड पैरामीटर को हासिल कर लिया गया है और ये रॉकेट अभी 45 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पिनाका रॉकेट की Mark 1 वर्जन की एनहेंस्ड वेरिएंट है। अब हालांकि इस दौरान इसकी एक्चुअल वेरिएंट के बारे में इतना क्लियरली बताया नहीं गया था, बस इतना बताया गया था कि ये पिनाका रॉकेट की एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट है। तो या तो ये पिनाका ER हो सकता है या फिर पिनाका की एनहांस्ड वेरिएंट हो सकता है। अब यहाँ पर कल वाली निर्भय मिसाइल टेस्ट को लेके मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज DRDO की तरफ से नहीं किया गया है और आज किए गए प्रेस रिलीज के मुताबिक 24 और 25 तारीख को पिनाका रॉकेट को फायर किया गया था। तो कल में भी हमारे CM की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा और पिनाका रॉकेट की टेस्ट की वजह निर्भय मिसाइल की टेस्ट को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया होगा, जिस वजह से ये खबर फैल गया था। लेकिन इस बात को लेके भी DRDO की तरफ से अभी तक कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, यानी कि ना तो DRDO की तरफ से उनकी स्टेटमेंट का खंडन किया गया और ना ही इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया गया। तो कुल मिलाकर हम अभी भी इसको लेके कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि CM की तरफ से भी गलत ट्वीट होने की उम्मीद हम कम ही कर सकते हैं और अगर ये गलत ट्वीट होता तो अब तक इसको डिलीट कर देना चाहिए था, जबकि अभी भी ये ट्वीट वहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
रहे हैं।